नमस्कार, कमोडिटी राउंडअप में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता और जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो ये है कि पीली मटर का वायदा शायद जल्दी यहां पर शुरू हो सकता है और अंडरस्टैंडिंग ये है कि एज ऑफ नाउ एक्सचेंज ने यहां पर सेबी को एक प्रपोजल भेज दिया है। सेबी के अप्रूवल का एज ऑफ नाउ इंतज़ार है। आपको याद दिला दें कि एज ऑफ नाउ कोई भी दालों का डेरिवेटिव मार्केट यहाँ पर नहीं है। ये सभी कुछ इस सस्पेंशन में है दिसंबर एंड तक। यहाँ पर इन्फ्लेशन के चलते यहाँ पर सरकार ने काफ़ी सारी कमोडिटीज़ पर सस्पेंशन लगाया था और सभी दालें उसका एक हिस्सा था। लेकिन पीली मटर का जिस तरह का इंपोर्ट हुआ है और जितनी अवेलेबिलिटी है, भावों में जो गिरावट है, एक्सपेक्टेशन ये है कि शायद इसे अप्रूवल मिल जाए। बट जैसे आपको बताया गया, एज ऑफ नाउ ये सेबी के प्रपोजल के तहत है, वहाँ से अप्रूवल आना बाकी है। साथ ही बात यहाँ पर करेंगे मक्के की, जहाँ पर मक्के के भावों में लगातार तेज़ी बनते हुए नजर आई है। इसकी जो डिमांड नंबर्स हैं वो काफ़ी ऑन द स्ट्रॉन्गर साइड है। यहाँ पर आगे क्या रह सकती है स्ट्रैटेजी, इस पर करेंगे चर्चा। साथ ही बात करेंगे कच्चे तेल की, जहाँ पर कुछ मुनाफा वसूली के साथ अब कारोबार है। इस हफ्ते के हाईज से अब तक $2.5 की गिरावट कच्चे तेल में बनते हुए नजर आई है। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं एग्री फार्मर एंड ट्रेड एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी सुनील बलदेवा। हम गेहूं पर बात करेंगे, उसके लिए हमारे साथ जुड़ेंगे शिवाजी रोलर फ्लावर मिल्स के ओनर अजय गोयल। एग्रीन इंडिया के डायरेक्टर राहुल चौहान से बात करेंगे मक्के पर, और हमारे साथ हैं कुंवर ग्रुप के डायरेक्टर रवि दियोरा। शुरुआत यहाँ पर दालों के साथ कर लेते हैं, क्योंकि जहाँ तक भावों की बात है, ऑफ कोर्स कंसर्न्स यहाँ पर तुअर और उड़द दोनों को ही लेकर है। लेकिन अब माना ये जा रहा है कि जिस तरह का इंपोर्ट ड्यूटी में छूट हमने पीले मटर में आते हुए देखी है, शायद अब इसके डेरिवेटिव्स को भी यहाँ पर हम अप्रूवल मिलता हुआ देखें। कैसे देखते हैं आप सुनील बलदेवा जी इस चीज़ को? इम्पोर्ट्स अच्छे खासे हुए हैं, किस तरह की अवेलेबिलिटी है आपसे वो भी जानना चाहेंगे, और अगर डेरिवेटिव्स खुल जाते हैं तो किस तरह का बाजार भारतीय मार्केट्स को फिर मिलेगा? मनीषा जी, ये जब एनसीडीएक्स ने जब प्रपोजल भेजा था उस समय इंपोर्ट नहीं हो रहा था, और जब देसी फसल आने वाली थी उसी के आधार पर उन्होंने बेस बना के उस प्रपोजल को सेबी की तरफ भेजा गया था। लेकिन जब सरकार ने इंपोर्ट खोल दिया तो इसमें कुछ चेंजेस भी होने थे। सेबी इस पे सहानुभूति पूर्वक विचार कर रहा था, तो मुझे लगता है कि इसमें काफी जो, क्योंकि पीछे जब मटर का जब कॉन्ट्रैक्ट जब खुला था एनसीडीएक्स में, उस समय उस पे ज्यादा वॉल्यूम नहीं था, और उसके बाद में जब इंपोर्ट बंद हो गया था और यहाँ पे भी जब काफी चीजें चेंज हो गई थी और यहाँ का प्रोडक्शन भी काफी कम हो गया था, तो इसमें वॉल्यूटिटी वॉल्यूम का काफी जो है इसमें इश्यू आ गए थे। इसकी वजह से इसको बंद कर दिया गया था। अब दोबारा उसने एनसीडीएक्स ने जब प्रपोजल भेजा तो सेबी के भी कुछ कंसर्न थे, जिसपे सेबी जो है विचार कर रही है, और मुझे लगता है कि इस पे जल्दी ही कुछ निर्णय एनसीडीएक्स और सेबी। ओके। साथ ही साथ सुनील जी, एज ऑफ नाउ सुनील जी, एज ऑफ नाउ जिस तरह के नंबर्स हैं, ऑफ कोर्स इंपोर्ट्स यहाँ पर खुला हुआ है, जीरो ड्यूटी पर है, लगातार आ भी सकता है। कितना इंपोर्ट भारत इस वक्त यहाँ पर कर चुका है, कैसी अवेलेबिलिटी है? जनवरी तक 10.5 लाख टन करीबन जो है वो रजिस्ट्रेशन के लिए सरकार के पास जा चुका था, और मुझे लगता है 13 लाख से 14 लाख टन के बीच में करीबन 30 अप्रैल की बिल ऑफ लैंडिंग के हिसाब से मुझे लगता है कि करीबन माल आ सकता है। और जहां तक देसी की बात है, देसी भी 9 से 11 लाख टन के बीच में माल आने की उम्मीद है। तो कुल मिला के जो सप्लाई जो रहेगी वो बराबर रहेगी, इसलिए इस पे वॉल्यूम आ सकता है। जहां तक आपने मुझे ये पूछा कि इस पे मार्केट पे क्या फर्क पड़ेगा, तो सबसे बड़ा फर्क इंपोर्ट पे पड़ेगा, क्योंकि इंपोर्टर के पास कोई विंडो नहीं थी अपनी रिस्क को हेज करने के लिए। क्योंकि जो यदि हम कनाडा से या रशिया से माल मंगाते हैं तो करीबन 40 दिन की विंडो का हमें रिस्क लेना पड़ता है, जो माल वहां से लोडिंग होकर इंडिया पोर्ट पे आए। उसके बाद माल बिकने तक रिस्क जो है इंपोर्टर की रहती है। यदि ये कॉन्ट्रैक्ट खुलता है तो जाहिर है कि जो इंपोर्टर उसको हेज कर सकता है। और जहां तक मिलर का सवाल है, मिलर भी उसको हेज अपनी पोर्शन कर सकता है। समझिए कि आप मई का यदि उसको या एक महीने आगे का उसको यदि कोई सप्लाई देनी है तो उसको तुरंत माल लेके उसको पैसा नहीं लगाना पड़ेगा, और वो जो एक्सचेंज से हेज करके अपनी पोर्शन को वहां पे आगे की माल को वो कॉन्टेक्ट कर सकता है। सुनील जी, भावों पर भी आपसे जानना चाहेंगे। 100%। जी जी सुनील जी। जी, आप कुछ पूछ रही थी मनीषा मैम? जी, मैं आपसे ये पूछ रही थी कि प्राइसेस अब यहाँ पर कैसे हैं, क्योंकि बाकी दालों में जो कुछ भी चल रहा हो, पीले मटर के भाव हमने लगातार नीचे आते हुए देखे हैं। अगर पिछले 6-8 महीने की बात की जाए तो किस तरह से भाव मूव किए हैं, और जो आपने ये इंपोर्ट का डेटा दिया है कि 13-14 लाख 30 अप्रैल तक आ सकता है, कैसे आगे जाके प्राइसेस रह सकते हैं फिर?
जब इंपोर्ट खुला था, जब खुलने की बात आ रही थी, उससे पहले जो भाव थे मटर के करीबन 65 थे, लेकिन अब जो कि इंपोर्ट भी आ गया है, देसी माल भी आ रहा है, तो भाव जो है वो 41 और 45 के बीच में है। काफ़ी माल जो है, काफ़ी वेसल जो जब आए थे इनिशियली, जब देसी माल नहीं आया था तो करीबन 44-45 में पोर्ट पे अच्छा माल बिक रहा था। लेकिन जो ही देसी माल आने लगा, ये 42.5 की पोज़ीशन में ट्रेड करने लगा कानपुर में। तो मुझे लगता है कि 41 और 45 और 41 के बीच में ही अभी रहने की उम्मीद है। इसमें बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन होने की उम्मीद नहीं है। लेकिन हाँ, उसके अब अप्रैल मंथ में ये ज़रूर देखना होगा कि जो नई फसल आ रही है उसका यील्ड जो है वो कैसा आता है, चने का यील्ड कैसे आता है। चना और मटर एक सब्स्टिट्यूट एक लिमिट तक ज़रूर है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि 5 लाख टन जो यदि भाव का डिफरेंस 2 ढाई हज़ार रुपए होता है, तो 5 लाख टन मटर का कंजम्पशन जो है वो बढ़ जाता है और चने का कम हो जाता है। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ों को हमें अप्रैल में वॉच करना पड़ेगा, उसके हिसाब से हमने देखना होगा कि उसके भाव कहाँ तक जाते हैं। दूसरा एक सबसे बड़ी बात है कि अप्रैल के बाद, क्योंकि सरकार ने अप्रैल तक इम्पोर्ट खोल रखा है, मुझे भी ये लगता है कि आगे शायद सरकार नहीं खोलना चाहेगी, क्योंकि सरकार का जो इम्पोर्ट करने का जो लक्ष्य था वो 7 लाख टन के करीबन था, और अब जबकि 12 लाख टन करीबन आ चुका है, तो मुझे लगता है कि ये इम्पोर्ट आगे नहीं खुलेगा। तो यदि इम्पोर्ट आगे नहीं खुलता है, तो इम्पोर्टर का क्या रवैया रहता है और कैसे अपने माल को रिलीज़ करते हैं, क्योंकि जो उनकी कॉस्टिंग थी, वो करीबन 42-50 की है। तो मुझे लगता है कि इससे नीचे वो मार्केट को बेचने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेंगे। हुँ। तो आगे हो सकता है कि अप्रैल और मई में हमें इसमें ₹2 या ₹3 किलो का इसमें उछाला भी देखने को मिल सकता है। सुनील जी, एक फाइनल सवाल। और यूजुअली जब सेबी के पास कुछ प्रपोज़ल के लिए जाता है तो उसमें समय ज़रूर लगता है, लेकिन यूजुअली कितना समय लगता है? कब तक आपको लगता है कि अप्रूवल अगर आएगा तो आ जाएगा? मुझे लगता है करीबन 4-5 महीने ऑलरेडी प्रपोज़ल भेजे हुए हो गए हैं और ये फाइनल स्टेज पे है। अब केवल सेबी को निर्णय लेना है कि इसको लाना है या नहीं लाना है। मुझे लगता है हाँ और ना में केवल इसको निर्णय लेना है सेबी को, तो इसमें ज़्यादा टाइम अब नहीं लगना चाहिए। ऑलराइट, तो वो एक खबर है जिस पर हमारी नजर रहेगी। सुनील बलदेवा जी, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और बहुत ही सीधे सरल शब्दों में समझाने के लिए भी कि क्या स्थिति एज ऑफ नाउ है येलो मटर की, और भावों में जो इम्पैक्ट हमने आता हुआ देखा है वो कितना सस्टेनेबल है। ये तो बात हुई दालों की, लेकिन बात अभी हम यहाँ पर करेंगे गेहूं की, जहां पर ऑफकोर्स किसानों के लिए खुशखबरी है और हमेशा ही हर साल होती है। हम अब जानते हैं कि यहाँ पर किसानों के लिए बोनस जाहिर किया गया है एमपी और राजस्थान की सरकारों की तरफ से। अजय गोयल जी, नमस्कार, स्वागत है आपका शो में। अनएक्सपेक्टेड लाइंस देखते हैं आप ये बोनस, क्योंकि सरकार ऑफ कोर्स यहाँ पर जितना हो सके उतना बफर स्टॉक वापस बढ़ाना चाहेगी। जिस तरह के प्राइसेस हैं, किस तरह से प्राइवेट ट्रेड खरीद रही है, कितना असर पड़ेगा इस बोनसेस का? बोनस की तो पूरी उम्मीद थी किसानों को, जी। और खासतौर पे एमपी और राजस्थान में जो है ऐलान किया गया था। अब बाजार और किसान जो है 2700 रुपए की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन अल्टीमेटली अभी जो है ये नेट उनको 2400 रुपए मिलेगा। 125 रुपए का बोनस डिक्लेयर हुआ है और सरकार इस साल जो है अपनी सारी ताकत लगाने वाली है 30-32 मिलियन टन जो उनका लक्ष्य है उसे पूरा करने के लिए। खास तौर पे यूपी में जो है वो 6 मिलियन का लक्ष्य लगा रखी है, और वहां पर अगर वो 6 मिलियन इकट्ठा कर पाती है तो जरूर उनका लक्ष्य जो है 30 के आसपास नजदीक हो जाएगा। वरना मुझे लगता नहीं है कि जो ये 25-26 को पार करेगा। पर सरकार इस समय जो है हर तरह का मेजर ले रही है। उन्होंने अर्ली प्रोक्योरमेंट का ऐलान किया है, हालांकि ग्राउंड पे इतनी कोई विजिबिलिटी नहीं है और अराइवल भी नहीं है। अराइवल जो होगी वो सही मायने में अभी होली के बाद ही होगी। लेकिन सरकार जो है जैसे कई डिस्ट्रिक्ट्स में जो रेलवे इंडेंट्स है प्राइवेट पार्टीज के, उसके ऊपर रोक लगाने की कोशिश कर रही है। कई जगह पे शासकीय प्रशासन जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो कह रहा है कि पहले सरकार को गेहूं मिलनी चाहिए, उसके बाद और व्यापारी भी जो है और मिल वाला भी थोड़ा सा घबराया हुआ है, क्योंकि कोई सरकार से जूझना उलझना नहीं चाहता। और किस तरह की सख्तियां सरकार लेके आएगी उसका अभी तक किसी को अंदाजा है नहीं। लेकिन सरकार इस साल जो है अपना पूरा जोर लगाने वाली है अपना टारगेट 30-32 का पूरा करने के लिए। एब्सोल्युटली। तो प्राइवेट ट्रेड एज ऑफ नाउ क्या समझ के चल रहा है? जैसे आपने कहा कि कोई बहुत ज्यादा एक तो उलझना नहीं चाहता और कोई बहुत ज्यादा लेना भी नहीं चाहता कि आगे जाकर कोई और यहाँ पर स्टेप या मेजर ही सरकार ना ले ले। हाँ, तो अभी सही मायने में अराइवल जो होगी वो 1 अप्रैल के बाद ही शुरू होगी। हालांकि कुछ मंडियों में अराइवल्स हैं, जैसे खास तौर पे एमपी, गुजरात, थोड़ा बहुत अभी राजस्थान भी शुरू हुआ है। और अभी होली की छुट्टियों के कारण मंडियां भी अधिकतर बंद रहेगी, अराइवल एक्टिविटी लो रहेगी। और प्राइवेट ट्रेड मेरे ख्याल से तो जो है सरकार की तरफ देखेगी किस तरह की स्टॉक लिमिट, क्योंकि आज की तारीख में तो व्यापारी पे
500 टन की स्टॉक लिमिट है। तो कोई अगर इस व्यापार में रहना चाहता है तो इतने से व्यापार में तो जो है उसका व्यापार ही नहीं चलने वाला। उसको जो है अच्छा खासा वॉल्यूम चाहिए, और सीजन में तो खास तौर पे वॉल्यूम की उपेक्षा रखेगा वो कोई भी किसान, कोई भी व्यापारी या मिल वाला होगा। तो मेरे ख्याल से जब सरकार नीति साफ करेगी तब मार्केट पार्टिसिपेंट्स उसमें आएंगे। ठीक है। एक फाइनल सवाल अजय जी, ये कि अब फसल की क्या उम्मीद है? बिकॉज हम हमेशा देखते हैं कि सरकार और ट्रेड की जो नंबर्स होते हैं वो अलग हैं, और आपने एक स्टेटमेंट हमें कही थी कि एग्जिट पोल जैसी होती है एडवांस एस्टिमेट नंबर्स, क्योंकि पता नहीं आगे जाकर किस तरह की फसल आएगी। अब यहाँ पर कुछ क्या क्लैरिटी और ऑन ग्राउंड आता हुआ देख रहे हैं हम? अब एक जनरल कंसेंसस ये बन रहा है कि पिछले साल से 5-6% ज्यादा होगा। तो अभी जो है ट्रेड और सरकार और सब लोग जो है 110 के एटे बेटे में उस क्रॉप की साइज को एस्टिमेट कर रहे हैं। पर जैसे मैंने कहा कि जो है एक एस्टिमेट गेस्टिमेट है, पर जरूर जो है पिछले साल से कुछ ना कुछ मात्रा में अधिक होने की उम्मीद। ठीक है। और जिस तरह के प्राइसेस हैं वो आपको एज ऑफ नाउ कैसे नजर आते हैं? क्योंकि अच्छे खासे हैं, सरकार के पास भी कम फसल है, कम बफर स्टॉक है, तो एज ऑफ नाउ किस तरह के प्राइसेस हैं? जिस तरह की आवक की हम बात कर रहे हैं, ऑन ग्राउंड कितना लगता है आपको कि भाव यहाँ पर एक रेंज बनाते हुए नजर आएंगे? तो जैसे दिल्ली आज की तारीख में 2600 सवा 2600 चल रहा है, और अगर आवक के ऊपर निर्भर है, सरकार का जो है कितना सपोर्ट रहता है प्रोक्योरमेंट में उस पे है। पर ज्यादा से ज्यादा 2% अप डाउन का गेम है 1-1.5 महीना तो। और अगर सरकार कुछ इंपोर्ट के बारे में बोल दे कि ड्यूटी फ्री या कम ड्यूटी में इंपोर्ट हो सकता है, अगर मैं बोल रहा हूं कि अगर वो उस तरह का ऐलान कर दे, तो इंटरनेशनल पैरिटी तो आज की तारीख में 22-23-24 रुपए की है एट जीरो ड्यूटी। तो उसका जो है डर रहेगा कि अगर इंपोर्ट ड्यूटी घटा दे सरकार जून जुलाई के बाद, तो फिर ज्यादा तेजी लग नहीं रही है लोगों को। लेकिन अभी फिलहाल बाजार स्टडी ही रहेगा जब तक चुनाव नहीं हो जाए। जी हाँ, वो तो इन सम सेंस एक्सेप्टेड ही है बाजार की तरफ से। अजय जी, बहुत शुक्रिया एज ऑलवेज आने के लिए शो में, और ऑफ कोर्स वो बोनस के ऊपर यहाँ पर बात करने के लिए और प्राइस व्यू भी देने के लिए। अब हम बात यहाँ पर करेंगे मक्का की, और राहुल जी हमारे साथ यहाँ पर बने हुए हैं। राहुल जी, आपका एक मैसेज में यहाँ पर पढ़ रही थी, जहाँ पर हम देख रहे थे कि मक्के में जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, फूड भी है, फ्यूल भी है, पोल्ट्री में भी जाना है, एथेनॉल में भी यहाँ पर इसको बनना है, जिस तरह की प्रोडक्शन है, जिस तरह की कंजम्पशन के नंबर्स आपने यहाँ पर डाले हैं, अब आगे जाकर क्या स्थिति रह सकती है, और मेज कितना इंपॉर्टेंट रहेगा एज अ कमोडिटी वॉच करने के लिए इस साल के लिए? जैसे कि आप भी उस मेज और मिलेट्स सेमिनार समिट में थे जो दिल्ली में आयोजन हुआ था, जी। और सभी उसमें जो मक्का का जो इस्तेमाल है वो रोजमर्रा की चीजों में होता है, किसी को मालूम नहीं था। और मतलब शुरुआत से, मॉर्निंग की शुरुआत से रात तक हर चीज में कुछ ना कुछ मक्का का कुछ प्रोडक्ट हमारे पास जरूर आता है। और जो आप बात कर रहे हैं सप्लाई की, डिमांड की, उसमें अगर आप देखेंगे कि पिछले 1 साल से 1.5 साल से मक्का की जो डिमांड है वो लगातार बढ़ती जा रही है। जब से इथेनॉल का जो उत्पादन है चीनी और गन्ना रस से जो किया है, प्रतिबंधित किया है या मात्रात्मक तो उस पर प्रतिबंध लगाया, उसके बाद में मक्का की जो डिमांड है इथेनॉल के लिए वो एकदम लगातार बढ़ रही है। परेशानी वाली बात यह है कि इंडिया में जो अगर पिछले 5 साल का हम प्रोडक्शन देखते हैं तो 5 साल में 5% प्रोडक्शन का इजाफा हुआ है, परंतु जो पिछले करीब 5 सालों से जो मक्का की जो खपत है, जो डिमांड है, वो लगातार 8% बढ़ती जा रही है। इस साल अगर आप प्रोडक्शन देखते हैं मक्का का, तो कर्नाटक और महाराष्ट्र में जो इश्यूज आए थे अल नीनो की वजह से या बारिश कम पड़ी उधर, तो प्रोडक्शन ओवरऑल डाउन है। और भी आज ही मेरी बात हुई है बिहार में। बिहार में दिसंबर और जनवरी के दौरान मक्का की बिजाई होती है, और जो अच्छे भाव को देखकर जो है इस बार बिहार में करीब 20% एरिया मक्का का बड़ा है। और अभी जो बारिश हुई है वो मक्का की फसल के लिए काफी अच्छी है। तो इस साल बिहार में जो है प्रोडक्शन लास्ट ईयर से बढ़ सकता है, करीब 10 से 12% बढ़ सकता है। और जो डिमांड है मक्का की इस टाइम अगर उसको देखें तो वो जो मक्का जो आने वाली है वो हाथों हाथ बिकेगी। अगर मैं भाव की बात करता हूँ तो दिल्ली मक्का जो है कल 2550 रुपए बिल्टी भाव पर ट्रेड हुआ है। और बाजारों में अगर मैं देखता हूँ मंडियों में, तो मक्का की जो कीमतें हैं वो 2200 2100 से लेके 2200 ट्रेड कर रही हैं, जो आज से 5 साल पहले करीब 1000 रुपए प्रति क्विंटल बिकती थी। राहुल, एक क्विक सवाल, तो इस साल अगर हम 2 साल पहले की बात करें मक्का के, तो कहाँ थे भाव? अभी के भाव तो आपने बताए ही हैं, और जिस तरह से इसका यूजेज बढ़ने वाला है, कंजम्पशन की ग्रोथ की आपने नंबर्स की बात करी, कैसे देखती है अब इसे इंडस्ट्री?
देखिए 2 साल पहले जो मक्का के भाव थे वो 1800 रुपए के आसपास थे, और जो अब करीब 2200 के आसपास पहुंच चुके हैं। और अगर गवर्नमेंट ने इथेनॉल के उत्पादन में अगर इसी तरीके से चीनी और गन्ना रस पे अगर वो रोक के रखा उन्होंने, तो उससे जो है मक्का की डिमांड निकल सकती है। और आप जानते हैं कि चीनी सीजन जो है, क्रशिंग जो है गन्ना रस की, वो अब खत्म होती जा रही है। तो फिर वो लॉट भी हमारा, मतलब अब चीनी जो मिले हैं वो इथेनॉल का उत्पादन नहीं कर पाएंगे उसका, जिस अनुपात में वो करना था। तो जो डिमांड है ओवरऑल इथेनॉल की, अगर सरकार को इथेनॉल बायोडीजल वाला प्रोग्राम मैंडेट जो लिया है उन्होंने, अगर वो सपना पूरा करना है तो इथेनॉल पर और प्रेशर बढ़ सकता है। और मुझे लगता है कि अगर भविष्य में अगर प्रोडक्शन नॉट डाउन आता है और डिमांड और निकलती है, तो शायद गवर्नमेंट को इंपोर्ट पर भी सोचना पड़ सकता है, और इंपोर्ट भी करना चाहिए। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम यहाँ पर भी एज अ पॉलिसी मेजर परहैप्स आता हुआ देखेंगे, क्योंकि सरकार का ध्यान यहाँ पर मक्के पर है। एथेनॉल के हिसाब से मक्का यहाँ पर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूट रह सकता है। रवि, बहुत शुक्रिया राहुल जी आपका साथ जुड़ने के लिए। रवि हमारे साथ जुड़ेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। आपका स्वागत है। रवि दियोरा हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, हमने गेहूं पे, येलो पीस पे और मक्के पे भी यहाँ पर बात करी ब्रेक से पहले। तो फ्लेवर ऑफ कोर्स यहाँ पर एग्रीकल्चर है। यहाँ पर कैसी स्थिति देखते हैं आप और कहाँ देखते हैं टॉप ट्रेड्स? जरूर से एग्री बास्केट में शॉर्ट टर्म में काफी अच्छी वोलेटिलिटी बनी हुई है। एंड पर्टिकुलर देखे तो आपने जो भी कमोडिटीज दिन डिस्कस की, उसमें मुझे लग रहा है कि मक्का एक अच्छा पॉजिटिव रह सकता है, क्योंकि वहां पे इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट देखे तो वहां भी लगातार तेजी बनी हुई है। वहां भी 430 के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं। साथ में बात करें तो एमएसपी 2090 पे है। एंड जो ब्राजील एंड इंडिया ने जो शुगर का डाइवर्जन था इथेनॉल पे, इस पे रोक लगाए। ब्राजील में भी 10% जो डाइवर्सिफिकेशन था वो कम हुआ है। इंडिया में भी ये गवर्नमेंट रेगुलेशन लाई है, तो काफी बड़ा पार मक्के पे आएगा। तो मुझे लग रहा है प्राइसेस वहां पे अप ट्रेंड में जारी रहेंगे। 2300 तक के लेवल की मैं उम्मीद कर रहा हूँ। यहाँ से 100 से 150 पॉइंट की जो तेजी है वो मक्के में आ सकती है। वहीं येलो पीस में मुझे लग रहा है कि प्राइसेस ने काफी बड़ा रिएक्शन किया है। एक बार देखे तो 800-900 के बिटवीन चना एंड येलो पीस का डिफरेंस आ चुका था। वो भी काफी बढ़ के 1500-1600 पॉइंट का हो चुका है। मुझे लग रहा है 4000 का बेस वहां पे इंटेक रहेगा। अगले मंथ से शायद इतना इम्पोर्ट अलाउ ना हो। और अपर साइड मेरा मानना है कि 4700 तक के लेवल, मीन्स कि यहाँ से 600-700 पॉइंट की तेजी की उम्मीद में 2 से 3 महीना में कर रहा हूँ। तो ये दोनों कमोडिटीज आगे जाके फ्लेवर में रह सकते हैं। लिस्टेड जो एनसीडीएक्स लिस्टेड कमोडिटीज है, इसमें कैस्टर में फोकस रखना है। कैस्टर में जो अराइवल का स्टीप प्रेशर था, डिस्पाइट कि कैस्टर ऑयल काफी टाइम के बाद 1200 के ऊपर ट्रेड कर रहा था, तो ये अराइवल की वजह से प्राइसेस में एक लोअर लेवल बना हुआ था। मुझे लग रहा है यहाँ पे एक अच्छी रैली की उम्मीद करनी चाहिए। 6090 के करीब प्राइसेस चल रहे, बाय करे कैस्टर को। 6040 के एक छोटा स्टॉप लॉस लगा। आगे 6200 तक के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए। और लास्ट वीक के एक तेजी के बाद कॉटन कॉम्प्लेक्स में एक अच्छा वीकनेस आया है, पर्टिकुलर कपास में। मुझे लग रहा है कपास कॉन्ट्रैक्ट बाय करे, 1530 के करीब बाय करे। स्टॉप लॉस 1512 का लगा है। और अपर साइड लग रहा है कि 1570 तक के लेवल आने चाहिए, क्योंकि जिस प्राइस पे कोकुट मीन्स कपास खाली और कॉटन ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे डिस्पैरिटी है। तो शायद प्राइसेस में पैरिटी के हिसाब से यहाँ से 30-40 पॉइंट की रिकवरी आ सकती है। ऑलराइट, ये तो हुई एग्री कमोडिटीज जहां पर खरीदारी अच्छी खासी देखने को मिल सकती है। रवि, साथ में सोने पर आपका व्यू लेना चाहेंगे। ऑल टाइम हाइस के बाद अब ये जो मुनाफा वसूली है, यहाँ क्या करने की राय है? जब से कल एसएनबी ने जो पहला रेट कट किया, उसके बाद में एक तेजी डॉलर इंडेक्स में आई है। हालांकि एक टेक्निकल तेजी, मुझे नहीं लग रहा कि डॉलर इंडेक्स में बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, क्योंकि वहां भी मींस की जो फेड चेयर के स्पीच थे, उसमें हर एक स्टेटमेंट में ये जस्टिफिकेशन था कि आगे जाकर रेट कट होगा। तो मुझे लग रहा है कि ये एक मींस के 1-2 ट्रेडिंग सेशन तक शायद ये रह सकते हैं। मुझे लग रहा है कि ये जो गिरावट है बाइंग के अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखना चाहिए। बहुत बड़ी गिरावट की एक्सपेक्टेशंस नहीं है। अगर 66 के करीब गोल्ड मिल जाता है तो बाय करें। स्टॉप लॉस लगा है 65,820 का, छोटा स्टॉप लॉस रखे। और मुझे लग रहा है कि 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में 66,500 तक के लेवल को उम्मीद करनी चाहिए। यहाँ से 400 से 500 पॉइंट की रिकवरी आ सकती है। ओके, तो डिप्स पे खरीदारी करने की राय यहाँ पर भी है। आप मूव्स यहाँ पर आप वॉच करें। सोने में अभी भी यहाँ पर सपोर्ट की एक्सपेक्टेशंस। रवि, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और वो तमाम स्ट्रैटेजीज एग्री और नॉन एग्री की हमारे साथ शेयर भी करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक का समय है। जब लौटेंगे तो लेकर आएंगे इक्विटी मार्केट्स का यहाँ पर पूरा का पूरा हाल।
हैं।